प्रमुख व्यवस्थाएं। वेलकम टू माय चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी। प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक विकास की प्रमुख व्यवस्थाएं देखेंगे। तो इसमें सामाजिक विकास की कौन कौन सी प्रमुख व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग पहले पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो नंबर 1, आदिम साम्यवादी व्यवस्था। आदिम साम्यवादी व्यवस्था। नंबर 2, दास व्यवस्था। दास व्यवस्था। नंबर 3, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था। नंबर 4, पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था। कितने पॉइंट हैं सामाजिक विकास की प्रमुख अवस्थाओं के? 4 स्टेप हैं। आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था। अब इनको हम अलग अलग पॉइंट्स के अनुसार समझेंगे। आदिम साम्यवादी व्यवस्था। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक विकास की पहली अवस्था कौन सी थी? आदिम साम्यवादी व्यवस्था की। इसमें उत्पादन के साधन, साम्यवादी व्यवस्था का मतलब है जब सभी मनुष्य समान रूप से, न कोई अमीर था न गरीब था, समान रूप से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इस समय उत्पादन के साधन अत्यंत ही अविकसित थे। उत्पादन के साधन यानी प्राचीन का अति प्राचीन काल की समय में जब उत्पादन के साधन, कृषि का बस आरंभ ही हुआ होगा या अन्य उत्पादनों का जब आरंभ हुआ होगा, तो उस समय उत्पादन के साधन आरंभ में बहुत कम होते हैं, अत्यंत अविकसित थे। मनुष्य अपने भोजन की आवश्यकता, हम देखते हैं कि पाषाण काल तक अगर आप चले जाएं पीछे, तो कैसे पूरा करते थे? फल और मांस खाकर पूरा करते थे। या तो वो जानवरों को मारते थे, उनका मांस खाते थे, कच्चा या पकाकर खाते थे, और पेड़ों से गिरे हुए फल या पेड़ों से तोड़कर जंगली फलों को खाकर वो और उनके परिवार का पालन होता था। इस तरह मनुष्य का जीवन था। फलों को एकत्र करना, मछली पकड़ना और पशुओं का शिकार करना, यह उसका मुख्य व्यवसाय था। अगर हम इसको व्यवसाय के रूप में देखें तो मानव का यही मुख्य व्यवसाय था कि वो पहले फलों को, सूखे फलों को एकत्रित करना, ताजे फलों को तोड़कर लाना, खाना, मछली पकड़ना और जंगली पशुओं का, जंगल में पशुओं का शिकार करना। इसी से उसका भोजन का निर्वाह होता था, भोजन जीवन का निर्वाह होता था इसी भोजन से उसका। इसके लिए अब वो क्या करते थे, जैसे पशुओं का शिकार करना है तो किसी बड़े पशु को या किसी पशु को ऐसे डायरेक्ट तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे देखिए बुद्धि लगाई, यहाँ पे मानव की बुद्धि ने काम करना शुरू किया और उन्होंने इसके लिए पत्थर के उपकरण और तीर धनुष बनाए। सॉरी, पत्थर के उपकरण बनाए जिनको हम टेबल, प्रस्तर उपकरण, फ्लेक और बाद में हैंडेक्स वगैरह भी बने। निम्न पूरा काल, पाषाण काल से लेकर उच्च पूरा पाषाण काल तक का जीवन ऐसा ही था। मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य फल फूल, जंगली छोटे पशुओं को, मध्य पाषाण काल में मानव लकड़ी की डंडियों में छोटे छोटे पत्थर के तीरों को लगाकर और छोटे पशुओं का शिकार करता, जैसे हिरण आदि छोटे पशुओं का शिकार करता था। खरगोश, हिरण कर लिया तो उसके भोजन की व्यवस्था हो गई, और सूखे फलों को
सूखे और ताजे फलों को इकट्ठा करना और उनको रखना अपने बाद के भोजन के लिए या बच्चों के लिए। इसी समय कुत्ता भी मानव के साथ लग लिया और मध्य पाषाण काल में ही कहते हैं कि मानव के साथ जो जानवरों में के रूप में कुत्ता सबसे पहला प्रथम मित्र है पशुओं में, जो मानव के साथ हो लिया और शिकार करने में उसकी सहायता भी करता था और उसके घर की रखवाली भी कर रहा था। जहां पर गुफाओं में रहते थे, जंगली पशुओं से आने पर वो भौंकने लगता था तो सतर्क हो जाते थे। ठीक है। भोजन प्राप्त करने, हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा के लिए लोग इकट्ठे समूह में रहते थे। अभी मानव अकेला नहीं रहता था, बल्कि जितने भी मनुष्य थे वो समूह बनाकर रहने लगे थे। क्यों? क्योंकि नित्य उनके ऊपर जंगली पशुओं के आक्रमण का खतरा मंडराता रहता था, तो अपने जीवन की रक्षा के लिए वो समूह में रहते थे। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था। जो उत्पादन का साधन था, सामूहिक स्वामित्व था। कैसे? जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी जंगली भैंसे या जंगली जानवर को, अन्य किसी जंगली जानवर को मार लिया, सबने मिलकर घेर कर उसको मार लिया। अब उसी में सबका बंटवारा हो जाता था, थोड़ा थोड़ा सभी लोग भोजन के लिए उसको प्राप्त कर लेते थे और इस तरह एक सामूहिक कार्य होता था, टीम वर्क होता था। समूह में रहते थे और समूह से ही वो कार्य करते थे। समूह में ही जंगलों में स्त्रियां और बच्चे फल फूल इकट्ठे कर लेते थे, पुरुष शिकार करने चले जाते थे। तो ऐसा समूहों में उनका कार्य होता था। तो ये आदिम साम्यवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था। उस युग में निजी संपत्ति या परिवार की व्यवस्था नहीं थी कि हमारा परिवार तुम्हारा परिवार, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और ना ही कोई मानव की निजी संपत्ति होती थी। परस्पर कोई अंतर विरोध भी नहीं था। सब चाहिए, सबको जियो और जीने दो की भावना थी। हमें भी जीने दो, आप भी जियो। ना कोई शोषक था और ना ही कोई शोषित। कोई वर्ग नहीं था कि कोई शोषक वर्ग अलग हो और हमने ज्यादा ले लिया तुमको कम दे दिया। सबका समान अधिकार होता था प्रत्येक वस्तु पर, सबका स्थान समान था। इसलिए इस व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था कहा गया है। ठीक है। अब सेकंड आती है दास व्यवस्था। सामाजिक विकास की इस दूसरी अवस्था में अब समाज धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित हुआ, मानव ने और उपकरण बनाए, प्रगति के सूचक हुए वो उपकरण, उसके तो समय बदला और दूसरी व्यवस्था में भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। पत्थर के औजारों के स्थान पर अब धातु के औजारों का प्रयोग करने लगे। पाषाण काल से अब धातु युग आ गया। जैसे तांबे का आविष्कार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में देखिए आपको तांबे और कांसे के औजार मिलेंगे, टिन के औजार मिलेंगे। लोहे का अभी आविष्कार नहीं हो पाया था, मगर धातु युग आ गया कि अब पत्थर की जगह पर, पत्थर भारी होते थे प्रयोग करने में, धातुएं हल्की होती थी और मजबूत होती थी, तो धातु युग कहते हैं उसको। तो धातु का प्रयोग होने लगा, लोग कृषि करने लगे तथा पशुपालन भी होने लगा। अब जो गाय भैंस जंगलों से चलकर आ गई, मानव के द्वारा खाए हुए छोड़े हुए भोजन के अंश, छिलके और हड्डियां वगैरह को उनको देखकर कुछ तो कुत्ते आ गए और कुछ गाय भैंस आ गई जो उनके छिलके आदि भोजन के खाने लगी और वहीं पर रह गई वो। तो उसने उसके बाड़े बनाए और उनसे दूध लिया बदले में और उनको भोजन दिया, घास वास चरने को दी। तो कृषि में आवश्यकता से अधिक अन्न उपजने लगा। जब कृषि का विकास हो गया तो अन्न आवश्यकता से ज्यादा अन्न उपज होने लगी, अतः उत्पादित माल का संचय किया जाने लगा। अब जब ज्यादा उत्पादन होने लगा खेती का, तो अनाज को क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। खाने के अलावा अगर बच गया है तो उसको संचय करने लगे, इकट्ठा करने लगे। तब उत्पादित माल का आर्थिक व्यवस्था में विनिमय के तत्व का उदय हुआ। अब यहीं पर आर्थिक व्यवस्था में विनिमय मतलब लेन देन। जैसे किसी कुम्हार ने बर्तन बनाए, अब उसके बर्तन हमको चाहिए दूध रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, तो बदले में उसको अनाज दिया गया। ठीक है। तो ये विनिमय व्यवस्था होती है लेन और देन की। आज हम मुद्राओं का प्रचलन है, पर पहले लेन देन से काम चलता था, विनिमय के तत्व। इस तत्व का उदय हुआ जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई, अनाज की पैदावार ज्यादा हुई। तब भूमि के स्वामित्व तथा स्थायी निवास का चलन हो गया। अब जिस भूमि पर जो कृषि करने लगा, खेती करने लगा, उसने कहा ये भूमि मेरी। तो अब भूमि का स्वामित्व आ गया और स्थायी विकास का चलन,
मनुष्य अब खाना बदोशी जीवन छोड़ दिया, यहाँ से वहां जाकर बस्तियां लगाना छोड़ के अब स्थायी जीवन बीतने लगा कि इसी खेत में काम करेंगे, यहीं पे हम जीवन भर अब रहेंगे। अब दासों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कृषि कार्यों में बहुत सारे लोग लगते हैं, मैन पावर लगती है, तो अब लोगों को जिनके पास अनाज ज्यादा था उनको काम करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता पड़ी, जिनको हम दास कह सकते हैं या श्रमिक कह सकते हैं, मजदूर कह सकते हैं। कृषि व पशुपालन का कार्य, जिनसे कृषि और पशुपालन का कार्य लिया जा सकता था, वे अब जो कृषि और पशुपालन का धंधा करते थे, जिनके पास खेती थी और पशु भी बहुत सारे, पशुपालन कृषि से भी पहले पशुपालन का धंधा हुआ करता था, हजारों हजार पशु, सैकड़ों पशु कोई प्रत्येक व्यक्ति पालता था ज्यादातर, पर जिनके पास नहीं होते थे, वो खाली होते थे, तो उनको वो काम में लगा सकते थे। इसी तरह दास व्यवस्था का उदय हुआ। तो जिसके पास कृषि था, पशुपालन था, वो तो स्वामी हुआ, और जो वास्तविक कृषि और पशुपालन करते थे वे दास हो गए, यानी जो उस पर काम कर रहे थे वे दास कहलाए, पर जो मालिक थे भूमि के और पशुओं के वो स्वामी कहलाए। वह उसे बेच सकता था दास को, ठीक है, स्वामी को अपने दास पर अनन्य अधिकार था, वो उसे बेच सकता था, दूसरे को दे सकता था धन के बदले, तथा बलपूर्वक कार्य भी ले सकता था। स्वामी शोषक वर्ग था और दास शोषित वर्ग था, ठीक है। तो अब तीसरा आता है यहाँ पर सामंती व्यवस्था। कालांतर में भौतिक परिस्थितियों में और अधिक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा हो रहा है? भौतिक हो रहा है। भूमि उत्पादन का मुख्य साधन बनी, पशुपालन थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन भूमि का, कृषि का क्षेत्र बढ़ा। कृषि, बागवानी तथा दूध इत्यादि के व्यवसायों का प्रचलन हुआ, और जो आज भी मौजूद है, आधुनिक समय में भी व्यवसाय मौजूद हैं सारे। समाज का सबसे शक्तिशाली नेता जो होता था, जो सबसे पावरफुल नेता होता था, उसको राजा कहते थे, जो समाज की समस्त भूमि का मालिक बन गया। कहा नहीं जाता कि सवै भूमि गोपाल की, यानी जो राजा है उसी की भूमि का, सारी भूमि पर उसी का स्वामित्व है, वो जब चाहे जिसकी भूमि ले सकता है और जब चाहे जिसको दे भी सकता है। वह पूरे भूखंड को बड़े बड़े भाग क्षेत्रों में बांटकर कुछ छोटे छोटे नेताओं को देने लगा, जो खरीद सकते थे। ऐसे छोटे छोटे जो नेता या मतलब जो पूंजीपति जिनके पैसे वाले थे, उनको उसने, राजा ने जमीन को बांटा, और जो सामंत या जागीरदार कहलाए, ठीक है, ऐसे ही लोगों को सामंत और जागीरदार या जमींदार हम लोग कहते हैं जिनको आजकल, कहलाए, जो उस भूमि के स्वामित्व के बदले राजा को कर के रूप में, उस भूमि पर उनका स्वामित्व हुआ और उसके बदले में राजा को वो कर देते थे, टैक्स देते थे, सैनिक या अन्य सेवाएं देने लगे। सामंत लोग सैनिक सेवाएं देने लगे, और जो जागीरदार थे यह अनाज या धन के रूप में राजा को कर देने लगे। इस नई व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जा सकता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म भी बोलते हैं। हमारे देश में गुप्त काल के बाद ये सामंती व्यवस्था या सामंती काल आया। जब गुप्त राजाओं का समय था, उन्होंने ही इतने दान किए, इतनी जमीनें दान कर दी कि बहुत सारे सामंती व्यवस्था या सामंत हमारे देश में सामंत राजा देखने को मिलते हैं। आगे चलकर यही सब राजपूत काल में छोटे छोटे राज्यों के रूप में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब चौथी आती है पूंजीवादी व्यवस्था। सामंतवाद भी खत्म होता है, इसके बाद पूंजीवाद आया आधुनिक काल में। इसमें उत्पादन का रूप औद्योगिक हो गया। आधुनिक काल में उत्पादन का जो स्वरूप था वो प्राचीन काल का न रहकर अब उद्योगों के रूप में चेंज हुआ, बदल गया, औद्योगिक हो गया। उत्पादन घरेलू उपयोग के अतिरिक्त विनिमय या व्यापार की दृष्टि से भी होने लगा। दस्तकारी द्वारा उत्पादित माल की मांग अधिक होने से उद्योगपतियों व व्यापारियों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, ठीक है। जो दस्तकारी थे, उत्पादित माल का उत्पादन होता था, इससे व्यापारियों का वर्ग अस्तित्व में आने लगा कि जो लोग केवल जीवन में कृषि न करके केवल व्यापारी ही करने लगे। हम जानते हैं कि विनिमय प्रथा पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, तो अब लेन देन का तो काम व्यापार में होता ही है। उन्होंने कारीगरों और मजदूरों से वेतन पर काम कराना प्रारंभ किया। जो लोग बेकार बैठे थे या जो जिनके पास पूंजी नहीं थी, तो वो कारीगर बन गए और मजदूर बन गए, तो उनको बदले में व्यापारियों ने वेतन दिया। क्योंकि मजदूरों कारीगरों पर उत्पादन के लिए पूंजी का अपना कोई प्रबंध नहीं था, अतः उन्हें अपने श्रम को कम वेतन पर उद्योगपतियों के हाथों में बेचने के लिए विवश होना पड़ा। समझ रहे हैं कि मजदूरों को
जो गरीब है, मतलब जिनके पास धन नहीं था, तो उनको मजदूरी करनी पड़ी, अपना श्रम देना पड़ा। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों ने उनसे श्रम तो ज्यादा लिया, लेकिन उनको वेतन कम देने लगे। ये हुआ। तो अब विवशता थी मनुष्य की, जीना खाना कमाना है, तो वो अपना श्रम अधिक देने लगा, कम वेतन पर ही अपना गुजारा करने लगे। अब विज्ञान व तकनीकी के विकास के फलस्वरूप उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिससे मजदूर व कारीगर पूंजीपति के रहम पर मजदूरी पाने लगे, क्योंकि पूंजीपति मशीनें ले आ रहा है। अब जिसको खाने के लिए चाहिए, जीवन जीने के लिए, आर्थिक भौतिक परिस्थिति उसकी पूरी नहीं हो रही, आवश्यकता उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो वो जाएगा काम करने मशीन पर, चाहे वेतन उसे कम मिले चाहे ज्यादा, ठीक। लेकिन जाने लगा तो क्या हो गया, पूंजीपतियों का रहम पर हो गया मजदूर वर्ग। कार्ल मार्क्स का कथन है, उनका शोषण दोहन बढ़ गया पूंजीपतियों का। बाल श्रमिक, इसी में बच्चों से भी काम कराया जाने लगा। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि बाल श्रमिक प्रथा बंद हुई, इस बात पर बड़ी आवाज उठी और बाल श्रम को बंद किया जाने लगा। तो बाल श्रमिक हुए, मर्दों और औरतों से अधिक काम लेकर मजदूरी दी जाने लगी। फलतः मजदूर दुर्दशा को प्राप्त हुए। जब उनसे काम अधिक लिया गया तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, वेतन उस हिसाब से मिला नहीं कि पौष्टिक भोजन कर सकते, तो उनकी दुर्दशा हुई, थोड़ी सी होने लगी। और उद्योगपति मालामाल होते गए, उद्योगपतियों के पास धन इकट्ठा होता चला गया और उनको कम वेतन देने के कारण दूसरा वर्ग असहाय हो गया, हताश हो गया, दुर्दशा को प्राप्त होने लगे। उद्योगपतियों का सामाजिक राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया। अब देखिए, देश के में भी उनका योगदान होता है, राजनीति में भी उनका योगदान बढ़ने लगता है। तो वो कह रहे हैं कि इनका सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी बढ़ा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं, कानून, सामाजिक मूल्य, नैतिकता, कला, साहित्य तथा दर्शन इत्यादि का निर्माण भी ऐसे रूप में हुआ। अब जब पूंजीवादी युग ही आ गया है, पूंजीवाद प्रबल होने लगा, तो उन्होंने कहा कि इन चीजों का, कला, साहित्य, दर्शन, नैतिकता आदि का जो मूल्य है, इसका निर्माण भी ऐसे रूप में हुआ कि पूंजीवादी हितों की साधना हो सके। यहाँ पर ऐसे साहित्य का निर्माण हुआ जिससे मजदूर और मजदूर हो जाए और पूंजीवादी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लाइक सब्सक्राइब अगर इच्छा तो अवश्य कर लीजिए।